मंचावर बसलेले राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू, नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री विनोद तावडे, नागपूरचे मेयर श्री अनिल सोले, श्री शंकर अग्रवाल जी, बंधू भगिनी सर्वांना माझा नमस्कार. पवित्र दीक्षाभूमी आणि भूसांस्कृतिक राष्ट्रवादाची गंगोत्री असलेला नागपूर नगरीच्या नागरिकांना माझा नमस्कार. ही संतरा नगरी आहे. शून्य मैल शहर आहे. आता आम्ही याला मेट्रो सिटी असा नवीन ओळख देणार आहोत. मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं. मुझे आने में विलंब हुआ. आया तो समय पर था, लेकिन वरुण देवता की इतनी कृपा हो गई कि हमारा हेलीकॉप्टर इसके पूर्व के कार्यक्रम में जाने में विलंब हो गया और उसके कारण आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी. लेकिन प्रतीक्षा के बाद लगता है मौसम ज्यादा अच्छा हो गया. दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है. भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश आजाद हुए, लेकिन प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर वे हिंदुस्तान से भी आगे निकल गए. हम पीछे क्यों रह गए? और क्या 125 करोड़ देशवासियों को भारत पीछे रह गया, हम पिछड़ गए, इसकी पीड़ा है क्या? अगर हमारे दिल में ये पिछड़ेपन की पीड़ा न हो, कसक न हो, देश को आगे ले जाने का मकसद न हो, और 125 करोड़ देशवासियों का अगर ये सामूहिक सपना न हो, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है. दुनिया के जितने देश आगे बढ़े हैं, उस देश के हर नागरिक ने तय कर लिया कि हम हमारे देश को बदलेंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल करके प्रयास करेंगे. और यही राष्ट्रीय चरित्र होता है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है.
हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये देशवासियों की ताकत के कारण हुआ था। इस देश के कोटि कोटि जन कष्ट झेलने को तैयार हुए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तैयार हुए, आजादी की एक ललक जगी और परिणाम यह आया कि अंग्रेजों को जाना पड़ा। 60 साल बीत गए, बिना शस्त्र, बिना शासन, अगर ये देशवासी हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो 125 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान से गरीबी को भी भगा सकते हैं। जिस मिजाज से हम आजादी का जंग लड़े, जिस त्याग, तपस्या, बलिदान से हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, उसी मिजाज से, उसी ताकत से 125 करोड़ देशवासी इस गरीबी की जंजीरों से भी मुक्ति का विश्वास से विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। अब क्या हम इस शहरीकरण को संकट माने? क्या हम इस शहरीकरण की प्रक्रिया को चुनौती माने कि हम इस शहरीकरण की प्रक्रिया को अवसर माने? अब तक हमारी सोच ये रही देश में कि शहरीकरण को हमने संकट माना, बोझ माना, चुनौती माना। मेरी सोच अलग है। मैं शहरीकरण को एक अवसर मानता हूं, एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, आर्थिक विकास की संभावनाओं का केंद्र बिंदु मानता हूं। और इसलिए अब तक उसके साथ व्यवहार हुआ है शहरीकरण यानी संकट, और परिणाम क्या हुआ? हमारे देश में पहले से प्लानिंग नहीं हुई है। 20 साल के बाद हमारा नगर कहां पहुंचेगा, 25 साल के बाद कहां पहुंचेगा, कितनी जनसंख्या बनेगी, कितनी पानी की व्यवस्था लगेगी, कितने रोड लगेंगे, कितनी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था लगेगी, ड्रेनेज किस साइज का लगेगा, ये हमारे यहां सोचा ही नहीं गया। बनता गया, बढ़ता गया, और फिर इतना प्रेशर आया कि व्यवस्थाएं टूटने लग गई। अगर पहले से ही हमने योजना की होती तो ये मुसीबत ना आती। आज गांव में कितना ही सुखी किसान क्यों ना हो, 100-200 एकड़ भूमि हो, 2-4 बेटे हो, वो भी चाहता है एक आध बेटा खेती में रहे, बाकी 3 बेटे शहर चले जाएं और वहीं कोई अपना धंधा, रोजगार, नौकरी जो करना है वहां करे। हर परिवार अपना एक सदस्य शहर भेजना चाहता है। शहर बढ़ने वाले हैं, शहरों की वृद्धि होने वाली है। आवश्यक यह है कि इसको हम एक अवसर माने और अवसर मान करके विकास की ब्लूप्रिंट तैयार करें।
और इसलिए नई सरकार ने कहा है, हमने बजट में भी इसकी चर्चा की है, कि जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, भारत को 100 स्मार्ट सिटी की जरूरत है। हर राज्य में 5-6 बड़े शहर तैयार हो नए, वहां पर आर्थिक प्रवृत्ति हो, वॉक टू वर्क का कंसेप्ट हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी की पूरी सुविधा हो, और 2-2, 5-5 लाख की बस्ती के अच्छे शहर मैनेजेबल हो। इस दिशा में जितना जल्दी हम जाने की आवश्यकता है। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ, शुरू में शायद 1-2 शहर बनेंगे, 5 बनेंगे, 7 बनेंगे, बढ़ता चलेगा कारवां। उसी प्रकार से आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा है। एनवायरनमेंट की चिंता हो रही है। मानव जात के कल्याण, प्रकृति से संवाद, प्रकृति से संघर्ष नहीं, ये भारत की विशेष संस्कृति रही है, हमारी रगों में है। हम वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी में मां देखते हैं, पर्वत में पिता नजर आता है। हम प्रकृति को प्रेम करने वाली परंपरा के विरासत के धनी हैं। हमें दुनिया के किसी देश से प्रकृति प्रेम के पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी रगों में है। लेकिन बदलते हुए युग में, सुख सुविधा के बीच, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में, ये पर्यावरण की रक्षा भी हम सबकी नैतिक जवाबदारी बनती है। और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक मास ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट आवश्यक बन जाता है। प्रकृति की रक्षा के लिए भी हर कोई अपना स्कूटर चलाएं, हर कोई अपनी गाड़ियां चलाएं, तो ट्रैफिक की भी समस्याएं, पर्यावरण की भी समस्याएं, अगर उससे मुक्ति देनी है तो एक साथ हजारों लोग ट्रैवलिंग कर सके, ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करना अनिवार्य हो गया है। और उसी के तहत बड़े शहरों में कम खर्च में, तेज गति से, पर्यावरण को नुकसान किए बिना सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसकी यातायात की व्यवस्था हो, उसमें से ही मेट्रो रेल का कंसेप्ट विकसित हुआ है। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है, उसको देखते हुए नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है, और उस प्राथमिकता के तहत नागपुर बहुत ही जल्द नागपुर के नागरिकों के लिए मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इन दिनों मेट्रो रेलवे ये स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है। एक प्रकार से शहर की पहचान के साथ
मेट्रो रेल जुड़ गई है। नागपुर जब मेट्रो के मैप पर आ जाएगा तो हिंदुस्तान के प्रगतिशील शहरों में ये नागपुर का भी नाम जुड़ जाएगा। आधुनिक शहर में नागपुर का नाम जुड़ जाएगा। और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और भी एक बात है, हम शहरों का विकास किस रूप में करना चाहते हैं। हम शहरों को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से एक बात की विस्तार से चर्चा की है और मैं नागपुर के मेयर अनिल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता की ओर नागपुर के लोगों की भागीदारी से कई नए नए कदम उठाए हैं। मैं नागपुर 50 बार आया हूं और हमेशा नाग नदी का दृश्य देख करके पीड़ा होती थी। अब वो उसको सफाई का काम भी कर रहे हैं, मैंने सुना है। ये हमारी अपनी संपत्ति है। मैंने 15 अगस्त को कहा था 2019 में महात्मा गांधी 150वीं जयंती आएगी। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। हम तय करें हम महात्मा गांधी को कैसा हिंदुस्तान देंगे। जिस महापुरुष ने हमारी इतनी बड़ी सेवा की, उस महापुरुष के सपनों के अनुकूल हम क्या करेंगे। और मैं नहीं मानता हूं आज के युग में महात्मा गांधी से बड़ी कोई प्रेरणा के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत है। महात्मा जी को स्वच्छता प्रिय थी और वे स्वच्छता के आग्रही थे। क्या स्वच्छता ये नागरिकों की जिम्मेवारी है या नहीं है। हम सिंगापुर जाते हैं, आकर के बातें कर, यार इतना साफ सुथरा था, कहीं गंदगी नजर नहीं आती थी। ऐसा हम अपने यार दोस्तों को बताते हैं। दुबई जाते हैं तो यार दोस्तों को बताए, यार क्या दुबई है, कहीं गंदगी नहीं है, कोई कूड़ा कचरा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना नागपुर वाले, अच्छा लगता है ना। सिंगापुर आपने साफ सुथरा देखा कि नहीं देखा। दुबई साफ सुथरा दिखता है कि नहीं दिखता है। वहां किसी को गंदगी करते देखा था क्या। कोई नागरिक कूड़ा कचरा फेंकता हुआ देखा था क्या। कोई पान खा करके पिचकारी लगाते देखा था क्या। और हमारे विदर्भ में तो ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है क्या। अगर हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ताकत नहीं है नागपुर को गंदा कर सके। कोई सरकार गंदा नहीं कर सकती अगर जनता तय करे कि हमें साफ सुथरा रखना है। इस मिशन के तहत एक सपना मेरे मन में चल रहा है। हम इस देश के 500 नगर को पसंद करके उन 500 नगर में, जैसे यहां फ्लाईओवर की कल्पना हो रही है, मेट्रो की कल्पना हो रही है, हाउसिंग स्कीम की कल्पना हो रही है, ये जरूरी है। स्मार्ट सिटी जरूरी है, वो होने वाला है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं एक और काम की ओर ध्यान देना चाहता हूं। पूरे देश में 500 नगर, महानगर हो, छोटे नगर हो, मेट्रो सिटीज हो, नगर पालिकाएं हो,
पूरे देश में से हम 500 पसंद करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसका पूरा एक अभियान चलाएं। जितना कूड़ा कचरा है, कचरे में से कंचन बनाने का बीड़ा उठाएं और नगरों की सफाई भी होगी। उस कूड़े कचरे में से बिजली पैदा हो सकती है, फर्टिलाइजर तैयार हो सकता है, गैस उत्पादन हो सकता है। ये वैल्यू एडिशन करें हम कूड़े कचरे पर। और जो गंदा पानी है उसको शुद्ध बना करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके, जो नगर होते हैं, नगर के अड़ोस पड़ोस के जो गांव होते हैं, वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि शहर में उनकी सब्जी बिक जाती है। अधिकतम बड़े शहरों के अगल बगल के गांव में सब्जी खेती बहुत बड़ी मात्रा में चलती है। इन अड़ोस पड़ोस के गांवों को ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये उनको दिया जाए और वो सब्जी पैदा करे, वो भी केमिकल फर्टिलाइजर से न करे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से करे। और वो सब्जी अगर शहर में आएगी तो शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। शहर में से कूड़ा कचरा जाएगा, शहर के लोगों को स्वास्थ्य में लाभ होगा, और स्वास्थ्य में लाभ होगा तो आरोग्य विभाग के जो खर्च होते हैं उसमें कटौती आएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर गांव में जाएगा तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होगा, उसके कारण सब्सिडी बचेगी। ये जो सब्सिडी बचेगी उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग में दिया जाए ताकि नगरों की सफाई के लिए काम आए। और जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीटमेंट करके गांव के लोगों को खेतों में वापस दिया जाए। खेती के काम आता है वो पानी, वो एक प्रकार का फर्टिलाइजर बन जाता है। आज गांव के लोगों की शिकायत रहती है, हमें पानी नहीं मिलता है, शहर वाले पानी उठा जाते हैं। हम एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि शहर वाले पानी गांव को वापस दें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दें, उनके खेतों में वो पानी उपयोग में आए, उनकी आय बढ़े, सब्जी विपुल मात्रा में शहर में आए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सस्ते में सब्जी खा सके, उसके हेल्थ को वो फायदा देगी। एक ऐसा चक्र शहरी विकास का मानवीय हितों को ध्यान में रख करके एक ऐसी व्यवस्था को हम विकसित करना चाहते हैं। अगर 500 नगरों में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में इस काम को करने वाले प्राइवेट लोग आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हो, ये विन विन सिचुएशन का काम है। और एक बार नगर में सफाई हो गई तो बीमारी का नामो निशान नहीं रहता है, शुद्ध पानी पीने को मिलता है, जीवन में बदलाव आना शुरू होता है और इन शहरों के जीवन को बदला जा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब नागपुर शहर में शहरी जीवन की सुविधाओं के कार्यक्रम के लिए आया हूं, तब बड़े आत्मविश्वास के साथ आपके सामने विजन में पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जितने भी नगरपालिका की, महानगरपालिका की बॉडीज हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने शहर की स्वच्छता के लिए इन व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए आगे आएंगे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार भी एक विशिष्ट योजना लेकर के आएगी और ये काम करने के लिए कोई बहुत बड़े सदियां नहीं लगती है। अगर पीछे लग जाए, एक के बाद एक काम शुरू करें, तो बहुत तेजी से इन कामों को किया जा सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में
शहरी विकास पर हम उस प्रकार से बल देना चाहते हैं। शहरी गरीब, उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। वो गांव छोड़ करके शहर आता है, रोजी रोटी कमाने आता है, अपने गरीब बूढ़े मां बाप को मनी ऑर्डर भेज करके उनका जीवन चले इसकी चिंता करने आता है। ये जो गांव से आने वाले नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की संभावनाएं शहरों में हमें तलाशनी पड़ेगी। और इसलिए शहरों में आर्थिक प्रवृत्तियां कैसे बढ़े, सर्विस सेक्टर को बढ़ कैसे मिले, उद्योगों का विकास कैसे हो, और इसके हेतु स्किल डेवलपमेंट आने वाले दिनों में वो नौजवान जो बेचारा गरीबी के कारण 5वीं कक्षा छोड़ दी, 7वीं कक्षा में छोड़ दिया, 8वीं 10वीं कक्षा में की पढ़ाई छोड़ दी, क्या उसको ऐसे ही असहाय छोड़ा जाएगा? ये गरीब मां बाप का बेटा जाएगा कहां? अगर उसके हाथ में हुनर हो तो पत्थर पर भी लात मार करके रोजी रोटी कमाने की वो ताकत पैदा हो जाती है। और इसलिए शहरी गरीबों को स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिले, उसके हाथ में हुनर हो, वो अपने आप रोजी रोटी कमाना शुरू हो जाएगा। आज शहरों में एक तरफ बेरोजगार लोग हैं और दूसरी तरफ अगर आपको घर में प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिलता है, ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं मिलता है, कुक चाहिए, कुक नहीं मिलता है, चौकीदार चाहिए, चौकीदार नहीं मिलता है। एक तरफ बेकार लोग हो और दूसरी तरफ आपकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, ऐसी कैसी व्यवस्था? और इसलिए जो आवश्यकता के अनुसार इन नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि उनको रोजगार मिल जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बलबूते पर खड़ा हो जाए, और इसलिए रोजगार की संभावनाओं को शहरों में गरीब जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। गांव में अगर कोई गरीब है, गांव का स्वभाव है, गांव उसको संभाल लेता है, लेकिन शहर में कोई किसी को पहचानता नहीं है। फ्लैट में बगल वाले को भी नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में एक नए स्वरूप में समाज की चिंता करने की आवश्यकता हुई है। शहरी गरीबों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और उस दिशा में ये नई सरकार कुछ न कुछ करने के लिए संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार के कारण बहुत परेशान है। भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। अगर हम सब तय करें तो ये भयंकर से भयंकर बीमारी भी जा सकती है। आप मुझे साथ दीजिए भाइयों बहनों, आप मुझे साथ दीजिए। ये क्यों सहन करें हम? 60 साल हुए देश लूटा गया है। और सिर्फ राजनेताओं ने नहीं लूटा है, जिसको भी मौका मिला सबने लूटा है। और उसके कारण अगर मुसीबत झेलनी पड़ी है तो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ी है। जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा हूं तो कुछ राजनीतिक दल बहुत परेशान हो जाते हैं।
अब आप मुझे बताइए, मुझे कुछ राजनीतिक दलों की खुशी के लिए काम करना कि आपकी खुशी के लिए करना? और इसलिए भाइयों बहनों, आपकी खुशी के लिए, देश की प्रगति के लिए और दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हमारा देश भी आ जाए, जिस देश के अंदर 65% नौजवान 35 साल की उम्र के हो, वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता भाई। ये देश कभी पीछे नहीं रह सकता। और पीछे रहना भी क्यों चाहिए? क्यों पीछे रहना चाहिए? क्या नहीं है हमारे पास? जिस देश के पास इतना सामर्थ्य है, वो देश दुनिया के काम आए ऐसी ताकत रख सकता है। और वो स्थिति हमको पुनर्पित पैदा करनी है। इसी सपने को लेकर के आगे बढ़ना है। फिर एक बार नागपुर वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जल्द मेट्रो ट्रेन दौड़ने लग जाए, फ्लाईओवर बन जाए। नितिन जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा पूरा हो जाए, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, नागपुर में आया हूं तो दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।